गुड मॉर्निंग बच्चों, हाउ आर यू? बच्चों, माई सेल्फ सुधीर सर, आई एम फ्रॉम डीएससी दीप स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो बच्चों, जो आपका कोर्स है उसमें मैं सबसे पहला जो मेरा पेपर है स्टैटिस्टिक्स, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो आज मेरी पहली क्लास है आपकी स्टैटिस्टिक्स को लेके, और बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाता है तो जो क्वेश्चंस होंगे उनको करने में आपको इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा और उन क्वेश्चंस को करने का मजा भी आएगा आपको। तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन करने बैठे, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है कि बेसिकली हमारे सब्जेक्ट में या हमारे टॉपिक में चल क्या रहा है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम अगर मैं स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स आपको समझाऊंगा। मींस कि एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, आप कैसे काम करते हैं, आपका इकोनॉमिक्स में कैसे यूज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का, या किसी अनदर सब्जेक्ट में कैसे यूज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का। बिल्कुल सिंपल है। तो जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं मेरे बच्चों, उस सब्जेक्ट का डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए। ये नहीं कि डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि हम अपने सब्जेक्ट में ये काम करना चाहते हैं। तो चलिए जी, जो मेरा स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट है इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस in which we collect the data, tabulate data, analyzes the data, then gives result, ठीक है बेटा। सो बेसिकली जो हमारा सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स, ये एक्चुअली में क्या है? स्टैटिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है। सो स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंस इन विच वी कलेक्ट द डाटा। हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर हम उस डाटा को टेबुलेट करेंगे, देन हम उस डाटा को एनालाइज करेंगे। सो बेसिकली जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो मैंने पूरी डेफिनेशन में 3 बातों पर पॉइंट किया है कि स्टैटिस्टिक्स इज ए साइंटिफिक सब्जेक्ट। साइंटिफिक सब्जेक्ट मींस स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट में जो भी चीज कही जाएगी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी। यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल मतलब जो बात हम कहेंगे उस पर कोई कंट्रावर्सी नहीं हो सकती। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पे कंट्रावर्सी हो सकती है, या दो थॉट्स, डिफरेंट अनदर थॉट्स हो सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में आप बहुत बार पढ़ते होंगे, हिक्सन और केनेजियन जो रूल्स है वो कहते हैं कि जितना आप ज्यादा डिमांड करोगे उतना ही आपको यूटिलिटी ज्यादा मिलेगी। बट वहीं पे एक थ्योरी है, रिबल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, वो कहती है कि मैक्सिमम यूटिलिटी लेने के लिए आपको मैक्सिमम या ज्यादा कंजम्पशन करने की नीड नहीं है। तो दो अलग अलग थॉट्स हैं इकोनॉमिक्स में। आप किसी भी थॉट्स को ये नहीं कह सकते कि ये सही है और ये गलत है। दैट्स वाई इकोनॉमिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस। तो हमारा जो सब्जेक्ट है ये साइंटिफिक है, मींस इसमें जो भी बात कही जाएगी वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगी। फिर हम आगे अगर हम चले तो अपने सब्जेक्ट में हम क्या करते हैं? हम अपने सब्जेक्ट में डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब कोई अगर आपसे पूछ ले, सुधीर सर डाटा क्या होता है? वेरी सिंपल, डाटा इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी रिगार्डिंग, चाहे वो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हो, डजंट मैटर। कलर्स हो सकते हैं, किसी के नाम हो सकते हैं, किसी के फोन नंबर हो सकते हैं, किसी की हाइट्स हो सकती है, किसी की जीमेल आईडीज हो सकती है, डजंट मैटर। कोई भी इंफॉर्मेशन आइदर न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल अगर आप कलेक्ट करते हो, नाउ दिस कलेक्शन इज कॉल्ड डाटा। वेरी सिंपल। फिर टेबुलेशन ऑफ द डाटा, सिंपल है, टेबल में आप रिप्रेजेंट करोगे डाटा को। नाउ देन वी एनालाइज द डाटा। तो जो डाटा आपने कलेक्ट किया है साइंटिफिकली,
उसको साइंटिफिकली ही आपको एनालाइज करना है। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सुधीर सर, एनालाइजेशन का मतलब क्या होता है? वेरी सिंपल मेरे बच्चों, किसी भी डाटा को एनालाइज करने का मतलब है उस डाटा को इन्फर करना। इन्फर करने के 4 पॉइंट्स स्टैटिस्टिक्स में बेसिकली यूज होते हैं। नंबर 1 सेंट्रल वैल्यू, सेकंड डिस्पर्जन, थर्ड स्क्यूनेस एंड फोर्थ आर कुर्टोसिस। तो इन जनरल बेसिक लेवल पे अगर आप देखें और आपने स्टैटिस्टिक्स थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपने एक चीज को बहुत अच्छे से नोटिस किया होगा कि स्टैटिस्टिक्स में किसी भी डाटा को लेके आप सिर्फ 4 काम करते हैं। एवरेज निकालते हैं जिसको आप सेंट्रल वैल्यू कह सकते हैं, डिस्पर्जन निकाल सकते हैं, स्क्यूनेस निकालते हैं और कुर्टोसिस निकालते हैं। तो जब भी स्टैटिस्टिक्स में हम कहते हैं कि वी एनालाइज द डाटा, तो आप मान के चलिएगा कि किसी भी गिवन डाटा के ऊपर आपको ये 4 पैरामेट्रिक थिंग्स कैलकुलेट करनी है: सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। उसके बाद जो भी सवाल आपसे पूछा जाएगा हम उसका रिजल्ट दे देंगे। सो बेसिकली जो मेरा सब्जेक्ट है वो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम डाटा को एनालाइज करने वाले हैं। तो जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे थे वो तीनों पॉइंट्स मेरे मेन थे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा अगर हम बात करें आपके साथ, बिल्कुल सिंपल है चीजें। जो टर्म मैंने इस्तेमाल किया है डाटा, थोड़ा सा एक बार हम इस डाटा पर थोड़ा वर्क करते हैं। एक्चुअली डाटा जो मैं आपको समझा रहा था अभी, डाटा इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा बहुत सारे टाइप का होता है, आप शायद पढ़ेंगे या आपने पढ़ा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्राइमरी डाटा होता है, सेकेंडरी डाटा होता है, यूज्ड डाटा होता है, अनयूज्ड डाटा होता है, कार्डिनल डाटा होता है, ऑर्डिनल डाटा होता है, नॉमिनल डाटा होता है, स्केल्ड डाटा होता है। तो बहुत सारे टाइप के डाटाज पर हम एनालाइजेशन का वर्क करते हैं इन आवर सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स। लेकिन पॉइंट ये है कि स्टैटिस्टिक्स में जब हम डाटा को कैटेगराइज करते हैं फॉर एनालाइजेशन, तो कभी भी ऐसे नहीं करते जैसे मैंने अभी आपके सामने नाम रखे हैं, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, कार्डिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा। नहीं, स्टैटिस्टिक्स में जो डाटा का जो कैटेगरी होता है फॉर द एनालाइजेशन, वो 2 फॉर्मेट में होता है। किस फॉर्मेट में होता है? नंबर 1 फ्रीक्वेंसी डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा, ठीक है, इसको कुछ लोग ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं। दूसरा जो डाटा होता है वेरी फेमस, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। दिस इज व्हाट? प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। कुछ लोग इसको एक्सपेक्टेड डाटा भी कहते हैं। एक्सपेक्टेड डाटा भी कहते हैं। तो जब आप स्टैटिस्टिक्स में कुछ काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो डाटा का जो टाइप आपको ध्यान रखना है वो 2 टाइप है, फ्रीक्वेंसी डाटा और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। फ्रीक्वेंसी डाटा को ऑब्जर्व्ड डाटा भी कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जर्व होता है। ऑब्जर्व मतलब इसकी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन मुझे पता होती है। ऑब्जर्व किया है मैंने इसको, कैलकुलेट किया है मैंने इसको, ये मुझे मिला है, मैंने इसको एनालाइज करना है। दूसरा होता है प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी से इंट्रोड्यूस होगा या प्रोबेबिलिटी से बनेगा। इस डाटा को हम एक्सपेक्टेड भी डाटा कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास ऑब्जर्व फॉर्मेट में नहीं होता, हमारे ये पास एस्टिमेटेड या अप्रोक्सीमेटेड या प्रोबेबिलिस्टिक सिनेरियो में आपके पास होता है। तो आप समझते होंगे कि कोई भी चीज अगर आपके पास है नहीं लेकिन उसके होने की प्रोबेबिलिटी पता है आपको, तो आप जो एनालाइजेशन करोगे वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड या एस्टिमेटेड होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा। तो जब आप फ्रीक्वेंसी डाटा की बात करते हैं तो शायद आपने कभी पढ़ा भी होगा, फ्रीक्वेंसी डाटा को मैं 2 चीजों से मिलकर बनाता हूं। एक वेरिएबल होता है x और दूसरा होता है उसका कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। तो वेरिएबल क्या होता है? x1 x2 डॉट डॉट xn। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? f1 f2 डॉट डॉट fn। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग बिल्कुल आपको पता होगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है हाउ फ्रीक्वेंटली एन ऑब्जर्वेशन इज यूज्ड इन द डाटा। मींस कोई भी न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर डाटा में बार बार रिपीट हो रही है
तो हम उसको बार बार नहीं लिखते, नंबर ऑफ रिपीटेशंस लिख देते हैं, जिसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो दूसरा डाटा मेरा होता है, जो स्टैटिस्टिक्स में आपको जिस पे काम करना है, वो डाटा होता है मेरा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा, जिसको हम एक्सपेक्टेड डाटा भी कहते हैं। मेरे बच्चों, जैसे फ्रीक्वेंसी डाटा के अंदर दो चीजें होती हैं, वेरिएबल और कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ऐसे ही प्रोबेबिलिस्टिक डाटा के अंदर भी दो चीजें होती हैं, वेरिएबल एक्स और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। बट इन स्टैटिस्टिकल थ्योरी ये जो वेरिएबल होता है एक्स, इसको हम वेरिएबल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं रैंडम वेरिएबल। तो हो सकता है आप लोगों ने रैंडम वेरिएबल पढ़ा हो ग्रेजुएशन के अंदर, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम जब पढ़ाएंगे तो थोड़ा डीपली उस चीज को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आप मान के चलिए कि ये भी इसी तरीके का एक वेरिएबल होता है, बट दिस इज नॉट एन आर्बिट्री वेरिएबल, दिस इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल विच इज कॉल्ड ए रैंडम वेरिएबल। वैल्यू ये भी ऐसे ही लेगा, x1 x2 डॉट डॉट, सपोज फॉर एग्जांपल xn, और कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी p1 p2 डॉट डॉट pn। तो जब भी आप स्टैटिस्टिक्स में काम करोगे मेरे बच्चों, हमारे पास जो डाटा के फॉर्मेट्स होंगे वो दो होंगे, फ्रीक्वेंसी डाटा, ऑब्जर्व डाटा, और प्रोबेबिलिस्टिक डाटा या एस्टिमेटेड और एक्सपेक्टेड डाटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डाटा आपके पास हो गए, अब हमें इन डाटाज को एनालाइज करना है, मतलब सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, डिस्पर्जन निकालना है, स्क्यूनेस निकालना है, एंड कुर्टोसिस निकालना है। बट पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी आप एनालाइजेशन करोगे वो साइंटिफिक होगा, मींस जो मैं बातें आपसे कहूंगा, एनालाइज करके जो मैं रिजल्ट आपको दूंगा, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल होगा। उस बात के ऊपर कोई भी कंट्रोवर्सी या डिफरेंट अनदर थॉट्स नहीं हो सकता इन स्टैटिस्टिक्स। ये साइंस का मतलब है। अब एक चीज यहां पे आपको बता दूं, जब स्टैटिस्टिक्स कभी बना होगा या बनाया गया होगा, तब हम मैक्सिमम जो वर्क करते थे स्टैटिस्टिक्स में वो यहां पे होता था। कोई ऑब्जर्व डाटा हमारे पास होता था, हम उसको एनालाइज करते थे। लेकिन अब जो रिसेंटली हम जो वर्क करते हैं स्टैटिस्टिक्स में, वो मैक्सिमम वर्क अब हम यहां पे करते हैं। तो इन जर्नल जो पूरे स्टैटिस्टिक्स का हमारा फोकस रहेगा वो कहां पे रहेगा, वो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को एनालाइज करने पे रहेगा, ना कि फ्रीक्वेंसी डाटा। मतलब ऐसा नहीं है कि हम फ्रीक्वेंसी डाटा को एनालाइज नहीं करेंगे या डिस्कस नहीं करेंगे या पढ़ेंगे नहीं, बिल्कुल करेंगे। लेकिन जो नया स्ट्रक्चर है स्टैटिस्टिक्स का, जिसको आप डाटा एनालाइजेशन, डाटा साइंस में यूज करते हैं, एल्गोरिथम्स जो आप बनाते हैं, जो आपका इकोनोमेट्रिक्स है, शायद आपने नाम सुना होगा, जो आपका टाइम सीरीज डाटा है, जो आपका फोरकास्टिंग है, वो सारा जो एनालाइजेशन है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, ना कि इस कैटेगरी के अंदर। तो जब स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट हुआ होगा तब वाकई में ये चला था, लेकिन अब हम रिसेंटली यहां पर काम करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा समझेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हम प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिस्कस करेंगे। यहां पे एक चीज आपको मैं बता दूं मेरे बच्चों, जो फ्रीक्वेंसी डाटा होता है ये हमेशा कलेक्ट होता है। आप आराम से मेरी बात सुनिएगा, फ्रीक्वेंसी डाटा इज ऑलवेज कलेक्टेड, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्व्ड डाटा। प्रोबेबिलिस्टिक डाटा नेवर बी कलेक्टेड, दिस इज एक्चुअली डिफाइंड और जनरेटेड। हम जो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा होता है उसको हम डिफाइन करते हैं, जनरेट करते हैं, कभी भी हम कलेक्ट नहीं करते हैं। और जब हम कोई चीज डिफाइन करते हैं तो वो डिफाइन चीजें एग्जैक्ट डिफाइन हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। दैट्स व्हाई द नेम इज अप्रोक्सीमेटेड और एक्सपेक्टेड डाटा या प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। सो बी केयरफुल, दिस इज कलेक्टेड, दिस इज डिफाइंड डाटा, दिस नेवर बी कलेक्टेड, दिस नेवर बी डिफाइंड। तो फर्क है दोनों टाइप के डाटास में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था आपसे कि बच्चों प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को हम डिफाइन करेंगे, तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें एक्चुअली में चाहिए। नंबर वन, एक वेरिएबल एक्स, जिसको मैंने बोला कि ये रैंडम वेरिएबल है, और दूसरा उसके कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। तो जब भी आप प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को डिफाइन करोगे एनालाइज करने से पहले, तो आपको दो चीजें डिफाइन करनी पड़ेंगी, एक रैंडम वेरिएबल और दूसरा प्रोबेबिलिटी, द कोरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी। यहां पे हम
जो पहले आपको पढ़ाते हैं वो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी होगी, ऐसा नहीं है कि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, बट जो प्रोबेबिलिटी आप पढ़ते थे आज हम एग्जैक्टली वही फॉर्मेट का प्रोबेबिलिटी डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत सारे रूल्स हमने बनाए हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो बी केयरफुल, आज मैं प्रोबेबिलिटी बनाने जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे प्रोबेबिलिस्टिक डाटा बनाना है, उसके बाद उसको एनालाइज करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। तो मेरा सबसे पहला जो टॉपिक है सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अ पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने क्या लिखा है? प्रोबेबिलिटी थ्योरी। दिस इज नॉट द प्रोबेबिलिटी, दिस इज प्रोबेबिलिटी थ्योरी। मींस एक ऐसा थ्योरेटिकल फिनोमिना जो प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। नाउ दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरी। अब एक्चुअली में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सुधीर सर आप ऐसा इतना डेप्थ में क्यों पढ़ाना चाह रहे हैं हमें? प्रोबेबिलिटी तो हमें आती है। नहीं, आपको प्रोबेबिलिटी नहीं आती। एक्चुअली जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी है वो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जस्ट सिंपल। जबकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी थ्योरीज होती है, उनमें से एक क्लासिकल है जो आपने पढ़ी है। अब वो जो बाकी 3 बच गई वो इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि हो सकता है जो डाटा डेवलप हो, जो डाटा बने, वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से ना बन के किसी डिफरेंट थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से बने। तो इसीलिए यहां पे हमने सिर्फ प्रोबेबिलिटी थ्योरी नाम लिखा है, उस प्रोबेबिलिटी थ्योरी का नाम नहीं लिखा है कि हम कौन सी थ्योरी आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो हम चारों करेंगे। तो मेरे बच्चों, मेरे पास 4 टाइप की प्रोबेबिलिटी थ्योरी होती है। नंबर 1 क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो आप अब तक पढ़ते हुए आए हो। सेकंड है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थर्ड है सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्टिव थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड फोर्थ है एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। वेरी सिंपल, राइट? तो 4 टाइप की थ्योरीज हैं जिन पर हम वर्क करते हैं। नंबर 1 क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलते हैं। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बिल्कुल सिंपल है, जो आपने आज तक पढ़ी है, फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस। शायद ये आपने पढ़ा होगा, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी तभी वर्क करता है जब एक्सपेरिमेंट के जितने भी आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली हो। तो अगर आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं तो क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विल वर्क, अदरवाइज नॉट। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आपके पास एक फेयर कॉइन है, तो मैं अगर आपसे पूछूं हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो आप 1 सेकंड में मुझे बताएंगे 1/2, क्योंकि हेड और टेल आने की जो चांसेस हैं, जो फेवरेबल चांसेस हैं, वो बिल्कुल बराबर हैं। तो हेड आना और टेल आना आर इक्वली लाइकली। दैट्स व्हाई क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विल वर्क। बट अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज मेरे पास एक कॉइन है जिसको मैंने हेड की तरफ से थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, समझ गए? थोड़ा टिल्ट कर दिया, और अब मैं अगर उस कॉइन को टॉस करूं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो शायद अब आप 1/2 नहीं कह सकते, क्योंकि जो कॉइन को मैंने टिल्ट किया, टिल्ट करने के बाद कॉइन बायस्ड हो गया, अनफेयर कॉइन नहीं रहा, है ना? या अनफेयर कॉइन हो गया, फेयर कॉइन अब वो नहीं रहा, समझ गए? तो प्रोबेबिलिटी अब आप 1/2 कैलकुलेट नहीं कर सकते, और क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी विल नॉट वर्क। नाउ इन दिस केस हम क्या करेंगे? हम स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी अप्लाई करेंगे। क्या कहती है स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी? स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी कहती है कि जो एक्सपेरिमेंट आपको इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं दे रहा है, तो आप क्लासिकल मत लगाइए, आप एक काम करिए, उस एक्सपेरिमेंट को n टाइम्स रिपीट कराइए अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस।
और जब आप उसको रिपीट कराओगे अंडर द आइडेंटिकल कंडीशंस, तो उसमें से देखिए कितनी बार आपके फेवर में आउटकम आया और कितनी बार आपने टोटल ट्रायल किया। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उस एक्सपेरिमेंट के और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जितने भी आपने आउटकम्स टोटल निकाले हैं। नाउ दिस रेशो इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, बट पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज नॉट बाय द क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, दिस इज बाय द स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो अगर हमारा अनफेयर कॉइन था तो हमने उसको n टाइम्स टॉस कराया, 100 टाइम्स करा सकते हो, 500 टाइम्स करा सकते हो, 1000 टाइम्स टॉस करा सकते हो। जितनी बार हेड आया, सपोज फॉर एग्जांपल आपने 100 टाइम्स उसको टॉस कराया और 48 टाइम्स हेड आया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 48/100, दैट्स इट। आप समझिए। बट ये आई कहां से? ये आया स्टैटिस्टिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी से। क्यों हमने लगाया स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी थ्योरी? क्योंकि मेरा जो एक्सपेरिमेंट था उसके जो आउटकम्स थे वो इक्वली लाइकली नहीं थे। तो जहां पे भी आउटकम्स इक्वली लाइकली नहीं होते वहां पे क्लासिकल थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी वर्क नहीं करता। ठीक है बेटा, चलिए अब आता है थर्ड वाला, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। एक्चुअली सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकली सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, बट थ्योरेटिकली इसको नहीं पढ़ा जाता क्योंकि इसका कोई भी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पास नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी का मतलब ही यह होता है कि जिस सब्जेक्ट मतलब जिस पर्सन से आपने क्वेश्चन पूछा है उसको कितना नॉलेज है सिस्टम के अंदर, या जिस कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग आपने क्वेश्चन पूछा है उसके बेसिस पर वो जवाब देता है, और जो वो जवाब देगा वो एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन उस सब्जेक्ट से पूछा था। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कोई बच्चा है, अब क्योंकि मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, लाइव तो है नहीं तो मैं आपको लाइव क्वेश्चन पूछता आपसे कि बेटा कल सपोज कोई डेट है, सपोज 10th जनवरी, तो कल बरसात होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो ऐसा तो है नहीं कि 1/2 ही हो प्रोबेबिलिटी कल बरसात होगी, क्योंकि इक्वली लाइकली तो आउटकम है नहीं। आप ये तो कह नहीं सकते कि सर बरसात या तो होगी या तो नहीं होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, या तो होगी या तो नहीं होगी, बट 10th जनवरी में बरसात का होना और नहीं होना क्या आउटकम्स इक्वली लाइकली है? नहीं, आउटकम तो इक्वली लाइकली है नहीं। तो दैट्स वाई आप 1/2 तो कह नहीं सकते। तो इस केस में जो आपका प्रायर एक्सपीरियंस होता है उसके बेसिस पर आप जवाब दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बोलोगे सुधीर सर देखो मेरी उम्र है 20 साल और लगभग जब मैं 5 साल का था तो तब से मैं एनालाइज कर रहा हूं कि 15 सालों में लगभग 10 बार 10 जनवरी को बरसात हुई है। पिछले 15 सालों में मैंने ऑब्जर्व किया है। तो योर प्रोबेबिलिटी इज व्हाट? 10/15। समझिए, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी एंड यू आर द सब्जेक्ट। अगर मैं सेम क्वेश्चन किसी और से पूछता जिसकी उम्र है 60 साल, सपोज वो भी बोलता कि सर मैं जब 5 साल से था ऑब्जर्व कर रहा हूं और 55 टाइम्स मेरे जीवन में ऑब्जर्व करते हुए आया है 10th जनवरी, मैंने देखा 40 बार बरसात हुई है, 40 टाइम्स। तो बरसात होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 40/55, दैट्स इट। तो आप थोड़ा सा समझिए, सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है उसका आंसर कि जो सब्जेक्ट है वो कौन है और उसको कितना प्रायर एक्सपीरियंस है, प्रायर नॉलेज है रिगार्डिंग द क्वेश्चन एयर, इस बात पर वो डिपेंड करता है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जब आप सिलेबस देखेंगे तो कई बार सिलेबस में लिखा होता है डिफाइन द एक्सियम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब ये एक नई थ्योरी हमने, लेटेस्ट थ्योरी हमने डेवलप करी है इन स्टैटिस्टिक्स, जो कुछ एक्सियम्स मींस सर्टेन रूल्स के ऊपर बेस्ड है। दैट्स व्हाई द नेम इज एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो साइंटिफिकली हम एक ऐसा प्रोसीजर, एक थ्योरी डेवलप करना चाहते हैं जो हमें प्रोबेबिलिटी देगा बट विद रिस्पेक्ट टू सम एक्सियम्स, सम
predefined rules. If these predefined rules are satisfied, then these rules together will give us the probability of required event. जो भी होगा, और टेक्निकली आप अगर मेरी बात को समझे या मैं आपको कुछ समझाना चाहूं, तो पहली जितनी भी थ्योरीज है ये तीनों वो लास्ट वाली थ्योरी का एक पर्टिकुलर केस है, राइट? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, आइदर बाय द क्लासिकल थ्योरी और स्टैटिस्टिकल थ्योरी और सब्जेक्टिव थ्योरी और एक्सियोमेट्रिक थ्योरी, हम प्रोबेबिलिटी को जनरेट करेंगे। क्यों करेंगे जनरेट? क्योंकि अभी आपको क्लास में बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को बनाएंगे, जनरेट करेंगे। तो प्रोबेबिलिस्टिक डाटा को बनाने के लिए प्रोबेबिलिटी पहले बनेगी, फिर रैंडम वेरिएबल बनेगा। जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इन चारों में से किसी एक से बनेगी। जो लास्ट वाली मैं बता रहा हूं आपको, जिसको हम आज के बाद हमेशा पढ़ेंगे, जो पहली तीन है, आज मैंने आपको सिंपल समझा दिया, लेकिन कभी पढ़ेंगे नहीं। उसका रीजन है, जो पहली तीन है वो फोर्थ वाले का पर्टिकुलर केस है। तो रिसेंटली लेटेस्ट में हम एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर वर्क करते हैं, तो पिछली जो तीनों हैं वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रोबेबिलिटी थ्योरी से स्टार्ट करेंगे, और पॉइंट टू बी नोटेड, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में भी स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी पर वर्क करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सियोमेट्रिक थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो इसी के अंदर मेरे बच्चों क्लासिकल, स्टैटिस्टिकल और सब्जेक्टिव भी कवर हो जाता है। उसके बाद जब हम प्रोबेबिलिटी को जनरेट करना सीख लेंगे, उसके बाद हम रैंडम वेरिएबल को बनाना सीखेंगे, और तब दोनों को मिला देंगे। तो रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी जैसे ही दोनों मिलेंगी, आपका प्रोबेबिलिस्टिक डाटा रेडी हो जाएगा। फिर आप उसको एनालाइज करिए, मींस सेंट्रल वैल्यू, डिस्पर्जन, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस निकालिए, राइट? तो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्लास से हम लोग आपका लेक्चर स्टार्ट करेंगे। आज की जो मेरी क्लास थी वो बिल्कुल बेसिक स्टैटिस्टिक्स को इंट्रोडक्शन के लिए थी, कि एक्चुअली में स्टैटिस्टिक्स में होता क्या है, करते क्या है, कैसे करते हैं, और किन दो पार्ट्स पे हम वर्क करते हैं। वन पार्ट इज फ्रीक्वेंसी डाटा, अनदर पार्ट इज प्रोबेबिलिस्टिक डाटा। जो भी वर्क करेंगे वो साइंटिफिकली होगा। वर्क क्या करना है, एनालाइज करना है डाटा को। होप सो आपको क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।